जय हिंद साथियों, नमस्कार। 22 अप्रैल की दोपहर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने के बाद में भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए जाने की घोषणा की और इसी के तहत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को विच्छेद करने की निर्णय लिया है। इसी बीच में पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करने को आतुर है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट में कई तरह की ऐसी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। उसे इस घटना का जरा सा भी मलाल नहीं है और वह अभी भी इस पर दोषारोपण कर रहा है और वह अभी भी इस पर राजनीति कर रहा है। तो अब यह हमें देखना होगा इस पूरे वीडियो के अंतर्गत कि भारत की जवाबी कार्रवाई का जो है पाकिस्तान क्या क्या जवाब दे सकता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। कई सारे ऐसे पहलुओं की आपको जानकारी मिलेगी जो शायद आपके लिए एकदम से नई होगी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि पहलगाम हमले के बाद में भारत सरकार ने कौन कौन से निर्णय लिए। भारत सरकार ने सबसे पहले जो निर्णय लिया वह कहा क्या कि हम 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट प्रभाव से उसे सस्पेंड करते हैं। यह ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत सरकार द्वारा यह उठाया गया सबसे एक प्रमुख कदम है। पाकिस्तान की सरकार जो है इसी कदम से बौखला गई है, क्योंकि माना जाता है कि पाकिस्तान की 80% जो कृषि है वह सिंधु नदी के पानी पर निर्भर करती है और भारत सिंधु नदी के ऊपरी इलाके में पड़ता है। और अगर भारत सिंधु नदी जल संधि का पालन नहीं करता है, उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित रहने की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जो कृषि का जो योगदान है उस पर क्राइसिस आने की उम्मीद है। तो एक तो आपको यह ध्यान में रखिएगा। मैं आगे सिंधु जल संधि के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या उसके पीछे के पहलू हैं। दूसरा, भारत ने घोषणा किया क्या कि पाकिस्तानी जो नागरिकों को यात्रा करने के लिए जो सार्क वीजा छूट योजना दी जाती थी, सार्क देशों के लिए भारत के द्वारा दी जाने वाली एक तरह की विशेष प्रकार की वीजा छूट योजना थी, भारत ने उससे पाकिस्तान के नागरिकों को बाहर करने की अनुमति दे दी है और कहा है क्या अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को सार्क वीजा छूट योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। भारत सरकार की तीसरी प्रमुख घोषणा यह हुई कि पाकिस्तानी उच्चायोग में, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन का जो ऑफिस है, उसमें रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सेना के जो सलाहकार हैं, उन सलाहकारों को भारत ने अवांछित करार दिया है और कहा है क्या कि अगले 7 दिनों के भीतर आप भारत छोड़ करके चले जाएं, नहीं तो इसके परिणाम आपको जो है सख्त से सख्त जो परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने जो सलाहकार थे उन सलाहकारों को भी वापस बुलाने की घोषणा कर दी है। और भारत ने एक और घोषणा की कि एकीकृत जो अटारी में एकीकृत सीमा चौकी जो है, इंटीग्रेटेड जो सीमा चौकी है, उसे भारत ने बंद करने का निर्णय लिया है और वहां से जो पाकिस्तानी नागरिकों का आवागमन होता है उसे भी बंद करने का डिसीजन ले लिया है भारत सरकार ने। तो भारत के ये चंद जो कार्रवाइयां हैं अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए हैं। इसमें मैं सबसे पहले थोड़ी सी सिंधु जल संधि की बात करूंगा, क्योंकि सिंधु जल संधि पर भारत ने जो निर्णय लिया है उसी निर्णय से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान बौखलाहट में कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब चीजों को समझिएगा। सबसे पहले तो सिंधु नदी जल संधि के बारे में समझिए। सिंधु नदी जल संधि एक्चुअली 1960 में हुई थी। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की सहायता से सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस पर साइन करने वाले जो व्यक्ति थे, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में इस पर साइन किया था। एक्चुअली जब सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों का जो पानी है भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाता है, तो इसी पानी के बंटवारे को लेकर के दोनों के बीच जो विवाद था, उसी विवाद के समाधान के लिए, सुलह के लिए यह सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। यह सिंधु नदी जल समझौता लागू कब से हुआ है? तो 12 जनवरी 1961 से लागू हुआ है। अब इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स को आप और अच्छे से समझिए। देखिए, सिंधु नदी का जो बेसिन है जहां से उसके पानी का बहाव होता है, वो करीबन 11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका 47% हिस्सा जो है
पाकिस्तान में है, 39% हिस्सा भारत में है, 8% चीन में है और 6% हिस्सा जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। सिंधु नदी बेसिन का मतलब ये हो गया कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये बात समझिएगा। तो इसी तरह से जैसे अगर मान लिया जाए हमारे पास इंडस जो आपका रिवर है, इंडस रिवर की जो सहायक नदियां हैं, ये देखो इंडस रिवर है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से जिनका ओरिजिन होता है वो इसमें आकर के मिले, चाहे जिनका भारत में ओरिजिन हो रहा है वो आकर के मिले, ये सब मिलाकर के क्या बनाएंगी? सिंधु नदी बेसिन बनाएंगी। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। कहा गया क्या कि 3 नदियां पूर्वी नदियां कहलाएंगी और 3 नदियां जो है पश्चिमी नदियां कहलाएंगी। ध्यान रखिएगा, 3 नदियों को पूर्वी नदियां बता दिया गया और 3 नदियों को पश्चिमी नदी घोषित किया गया है सिंधु नदी जल संधि के अंतर्गत। इसमें जो 3 पूर्वी नदियां हैं उनके नाम है रावी, ब्यास और सतलज। कहा गया कि जो पूर्वी नदियां हैं यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, उसके पानी के उपयोग को पूरी तरह से उपयोग करने का अधिकार जो है वो भारत को है। किसे है भाई? भारत को है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि जो पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी नदियों में रखा गया सिंधु, झेलम और चेनाब को, और कहा गया कि सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी जो उपयोग करेगा वो पाकिस्तान करेगा। तो आप ये देख सकते हो, यहां पर मैं आपको मैप में थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं। ये हमारी हो गई सिंधु नदी, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हो गई झेलम रिवर, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर चेनाब रिवर। तो सिंधु, झेलम और चेनाब, ये आप सिंधु, झेलम, चेनाब, इन तीनों नदियों का पानी का उपयोग करने का अधिकार किसको दिया गया? तो पाकिस्तान को। और इधर आप देखो रावी, ब्यास और सतलज, तो रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों के पानी को उपयोग करने का अधिकार दिया गया है भारत को। विवाद इसी पर होता रहता है। पाकिस्तान भारत पर बार बार आरोप लगाता है कि भारत जो है पाकिस्तान के हिस्से की पानियों का उपयोग करना शुरू करता है। भारत ऊपर में जो है डैम बना रहा है, जिससे पाकिस्तान में पानी वगैरह कम पहुंच रहा है, पानी का फ्लो कम हो गया है। यह पाकिस्तान का अनर्गल आरोप भारत पर हमेशा लगता रहा है, इस बात को समझिएगा। इसके अलावा जो है इन नदियों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला हुआ है कि भाई आप भी इसका कुछ हिस्सा जो है उपयोग कर सकते हैं। सिंधु नदी जल समझौते के मुताबिक भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत इनका करीब 20% इस्तेमाल कर सकता है। चूंकि भारत ने यह दलील दी कि चूंकि ऊपरी क्षेत्र में है, अगर भारत सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के पानी का उपयोग नहीं करेगा तो भारत में जो खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के रीजन के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र में क्या हो जाएगा भाई कि पानी की किल्लत आ जाएगी। तो भारत को कहा गया कि ठीक है, आप पश्चिमी नदियों के पानी का भी 20% प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए भाई, सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों से 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर करने का अधिकार है। यानी पश्चिमी नदियों से हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं? तो 36 लाख एकड़ फीट पानी हम स्टोर कर सकते हैं। और पश्चिमी नदियों के पानी से भारत 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई भी कर सकता है। यह इसी समझौते के अंतर्गत कहा गया है। भारत समझौते की शर्तों के अनुसार पश्चिमी नदियों के पानी का बराबर यूज करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। वो बार बार भारत पर जो है ये आरोप झूठ मूठ का लगाता रहा है कि भारत जो है उसके हिस्से का पानी उपयोग करता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं भी बना सकता है। हालांकि भारत उसको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना होगा। यह भी भारत को कहा गया कि भारत जो है भाई इन पर जल विद्युत परियोजना भी बना सकता है, लेकिन ये जो जल विद्युत परियोजनाएं होंगी भारत इनको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तौर पर ही यूज कर सकता है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि सर ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता क्या है? ठीक है, तो देखिए भाई, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट एक जल विद्युत परियोजना है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है जो नदी के पानी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके बिजली उत्पादन करती है। यानी नदी के पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है, उस नेचुरल फ्लो का उपयोग करके जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। इसके अंतर्गत बड़े बांध का निर्माण नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बड़े बड़े डैम का निर्माण नहीं होता है।
बल्कि नदी के जल को सीधा टरबाइन के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है और टरबाइन के थ्रू क्या किया जाता है भाई, बिजली बनाई जाती है। यह है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो भारत को यह अधिकार है कि वो इनके पानी को यूज कर सकता है जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत भी और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी। अब भारत ने, चूंकि पाकिस्तान अपनी आतंकवादी कार्रवाई से, आतंकवादी कृत्यों से, आतंकी कृत्यों से या राज्य प्रायोजित आतंकवाद से ये बाज नहीं आ रहा है, इसी कारण से भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की घोषणा की है और भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम सिंधु नदी जल समझौते का पालन नहीं करेंगे जब तक आप आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम नहीं उठाओगे। हम आपके साथ किसी भी तरह के संधि और समझौते को आगे लेकर के नहीं चलेंगे। ठीक है, मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि पाकिस्तान की सरकार जो है इस भारत के इस कदम से हताशा में आ चुकी है, बौखला चुकी है। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बात समझ रहे हैं? तो एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो पाकिस्तान वही वाला हाल अपनाए हुए है। अब माना जा रहा है क्या कि पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई करेगा। क्या जवाबी कार्रवाई करोगे भाई? तो भाई सीधी सी बात है, आप आतंकी समूहों को भारत भेज सकते थे, आपके पास वही केवल ये एजेंडा है करने का, आपने वो कर दिया। भारत अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा और आपको कहीं ना कहीं से भारत जो है इस बात को लेकर के आपको या तो माफी मांगनी चाहिए या सीधी सी बात है आपको उन आतंकी समूहों पर जो है आपको एक तरह से समझिए कार्रवाई करनी होगी। नहीं तो जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा का इसमें हाथ है। लश्कर तैयबा से जुड़े हुए आतंकी जो समूह हैं वो, या जो आतंकवादी हैं, 4 आतंकवादी वो लश्कर तैयबा के थे जिन्होंने इन आतंकी कृत्यों को अंजाम दिया है। और ये लश्कर तैयबा को संरक्षण कौन दे रहा है भाई? पाकिस्तान संरक्षण दे रहा है। तो पाकिस्तान को आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के बजाय वो भारत से क्या कर रहा है कि हम भारत को जवाब देंगे। क्या जवाब दीजिएगा आप? बात समझ रहे हैं? देखिए, जवाब आप देंगे, मैं उसका एनालिसिस करके बता रहा हूं कि पाकिस्तान जो जवाब देगा उससे पाकिस्तान को नुकसान है कि भारत को नुकसान है। सबसे पहले पाकिस्तान द्वारा जवाब की बात सुन लीजिए। पाकिस्तान क्या एक बड़ा बात सामने आ रहा है कि पाकिस्तान शिमला समझौता को रद्द कर सकता है। जो यानी कि जो शहबाज सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आपात बैठक बुलाई है। क्या बुलाया भाई? नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है, एनएससी की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें शिमला समझौते से हटने पर विचार होने की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, यानी ट्विटर पर कहा कि भारत के हालिया बयानों और कदमों का जवाब देने के लिए बैठक बुलाई गई है। हाय रे भैया, मतलब भारत के कदमों का आप जवाब देने के लिए अपने यहां बैठक बुला रहे हैं। भारत को आपके कदमों का जवाब देने के लिए बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है। भारत का मन करेगा और भारत केवल धैर्य रख रहा है। जिस दिन इस धैर्य का बांध टूटेगा, जिस दिन इस धैर्य का सबब टूटेगा, हम घर में जाएंगे, आपके घर में, और आतंकवादी समूहों पर कार्रवाई करके लौटेंगे। एक फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगी और जो भी आतंकी संगठन है उनके पनाहगारों को हम नष्ट करके लेकर के चले आएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो ये पॉइंट समझना है यहां पर। तो आप चाह रहे हैं क्या शिमला समझौता से हट जाइए? हट जाइए। कौन मना किया आपको भाई? हटिए तो शिमला समझौता से, हम भी दिखाते हैं कि हम उसके बाद क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, अब देखो, ये तो ठीक है, ये कहा गया, ये किसका है भाई? विदेश मंत्री ने कहा है। रक्षा मंत्री कहते हैं क्या? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है कि भाई भारत में जो अभी हमारे यहां पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसमें भारत के आंतरिक कारक जिम्मेदार हैं। बताइए तो, हमारे इंटरनल मैटर जिम्मेदार हैं। मणिपुर में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, यहां हो रहा है, वहां हो रहा है, उसके कारण असंतोष था और उस असंतोष के कारण जो है आप पर हमले हुए हैं। पाकिस्तान अभी भी बातों को गोल मोल जो घुमाने की आदत उसकी है वो नहीं गई है। 4 आतंकवादी के नाम आ गए हैं, पाकिस्तान से उनका नाता जुड़ चुका है, ये पता चल चुका है कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। इसके बाद भी इन हरकतों पर बाज आने के बजाय वो इन बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। और गीदड़ भभकी का आलम देखिए कि क्या गीदड़ भभकी का आलम दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा कि हम मिसाइल लॉन्च करेंगे। अरे करो ना भैया मिसाइल लॉन्च, हमारे यहां तो रोज दिन मिसाइलें लॉन्च होता है। आप तो हो सकता है कि महीनों, 6 महीना, साल भर में मिसाइल लॉन्च करते हो, हमारे यहां तो हर एक सप्ताह मिसाइल लॉन्च होता है। पूरे विश्व की सैटेलाइट को हम लॉन्च कर रहे हैं,
सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं पूरे। अब हमारे यहाँ जो रक्षा क्षेत्र का आत्मनिर्भरता है, बिहार के बने हुए जूते रशिया की आर्मी यूज कर रही है, और आप दूसरे के अब हथियारों को प्रयोग करते हुए आप भारत को धमकी दे रहे हैं कि हम भाई क्या करेंगे, तो मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या अनाउंसमेंट हुआ है, उसकी बात समझिए। पाकिस्तान ने 24 और 25 अप्रैल को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर कराची तट के पास सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह किसने किया है भाई? पाकिस्तान ने, कि हम भाई 24 और 25 अप्रैल को जो है यहां से तो मिसाइल लॉन्च करेंगे। करो भाई, देखते हैं तुम्हारी कितनी कुवत है मिसाइल लॉन्च करने की। भारत को डरा रहे हो, बात समझ रहे हैं ना? तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखिए, तो पाकिस्तान की तरफ से 2 रिएक्शन आया है। एक रिएक्शन कौन सा आया है? तो एक रिएक्शन आया है कि हम शिमला समझौते से हटेंगे। तो अब हमें जानना है कि भाई शिमला समझौता है क्या, शिमला समझौता होने से क्या बेनिफिट हुआ था, और शिमला समझौता से अगर पाकिस्तान हटता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान की मिसाइल धमकी लॉन्च करने दीजिए, उससे क्या जाएगा, करो भाई लॉन्च, तुम्हारा मिसाइल है, तुम लॉन्च करो। ये केवल और केवल मुद्दों पर जो ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है भारत को। देखिए स्थिति हो सकती है कि युद्ध की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से भड़काऊ बयान पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो भारत अपनी राष्ट्रीय हित से कभी समझौता नहीं करेगा। और जब पाकिस्तान भारत के राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात करेगा, तो हम पहले भी कहते हैं कि हम कभी भी हम युद्ध वाले देश नहीं है, युद्ध की शुरुआत करने वाले देश नहीं है। हम बुद्ध की भूमि वाले देश हैं, हम शांति और अहिंसा की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने वाले देश हैं। लेकिन जब भारत की शांति और अहिंसा की प्रक्रिया में कोई विघ्न डालेगा, कोई बाधा पहुंचाएगा, तो भारत को अपनी रक्षा के लिए प्रतिकार करने की जरूरत है, और भारत प्रतिकार करेगा। भारत जवाबी कार्रवाई निश्चित तौर पर करेगा। सबसे पहले हम लोग शिमला समझौता के बारे में जानते हैं, जो पाकिस्तान गिदरभवकी दे रहा है कि भाई हम शिमला समझौता से हट जाएंगे। जरा देखते हैं। शिमला समझौता जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 28 जून से 2 जुलाई 1972 तक चली गई कई दौर की वार्ताओं का परिणाम था। एक्चुअली आपको पता है कि 1971 में जो पाकिस्तान में गृह युद्ध होता है, और उसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं, विद्रोह होता है, और वहां से काफी ज्यादा शरणार्थी भारत आ जाते हैं, और फिर भारत सरकार को जो है उनकी मदद करनी पड़ती है, और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण किया जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान को उस राष्ट्र पर मान्यता देने के लिए, उस राष्ट्र को अप्रूव करने के लिए शिमला समझौते का पालन करवाया गया था। शिमला समझौते पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे, और एक तरह से समझिए बांग्लादेश नामक राष्ट्र का एग्जिस्टेंस जो है वो शिमला समझौते से ही दिखता है। कहा जाता है क्या कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ये बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें करीबन 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था। ठीक है, ये अपने आप में पूरे विश्व में एक अभूतपूर्व घटना थी। आगे देखिए भाई, इस पर साइन जो किया गया था भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे बड़ी बात, समझौता जो है 1971 के युद्ध के बाद के तनाव को कम करने और दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा और दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, क्या शिमला समझौता एक शांति संधि है? अगर आप शिमला समझौता को एक शांति संधि मानते हैं तो आप गलतफहमी में हैं। जी नहीं, शिमला समझौता शांति संधि से कहीं अधिक है। यह दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, कि दोनों देशों के संबंध भविष्य में कैसे होंगे, उसका एक स्ट्रक्चर जो तय करता है वो शिमला समझौता तय करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? युद्ध के बाद उत्पन्न मुद्दों जैसे युद्धबंदी की वापसी, कब्जा किए गए क्षेत्रों को आदान प्रदान और कश्मीर विवाद को संबोधित करना था इसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए भाई समझौते की मुख्य बातें क्या थी। सबसे पहली बात आई द्विपक्षीय समाधान का सिद्धांत। शिमला समझौते के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना देखी गई वह थी कि द्विपक्षीय समाधान का सिद्धांत, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल इशू है, उस बायलैटरल इशू का समाधान केवल और केवल द्विपक्षीय ढंग से होगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी वार्ता से होगा। भले ही वह पाकिस्तान का भले ही वह जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे किसी भी इशू को हो, उसके लिए
केवल और केवल द्विपक्षीय बातचीत की राह ये चलाई जाएगी। द्विपक्षीय बातचीत के अलावा किसी भी विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। यह कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे संयुक्त राष्ट्र पर उठाने से रोकने के लिए एक रणनीतिक कदम था। पाकिस्तान इससे पहले बार बार क्या करता था, कश्मीर इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता था। तो भारत ने इस समझौते में साफ तौर पर पाकिस्तान से यह अप्रूवल ले लिया था कि दोनों देशों के बीच जो भी विवादित मुद्दे हैं उसका समाधान केवल और केवल द्विपक्षीय बातचीत के जरिए होगा। अब अगर पाकिस्तान शिमला समझौते से हट गया तो इससे ज्यादा क्या होगा, वह कश्मीर इशू को किसी और देश में जाकर के मतलब किसी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा। तो भारत भी तो उसे वहां पर क्या कर सकता है भाई, बेनकाब कर सकता है अपने स्टेटमेंट को रख करके। बात समझ रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या था, नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की बात कही गई थी। इसके अंतर्गत जो है कि 17 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम के बाद जो नियंत्रण रेखा की स्थापना हुई थी उसे सम्मान करने की बात कही गई थी। इसे ही हम लोग वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के रूप में मान्यता दी गई और दोनों पक्ष इस पर सहमति जताते हैं कि भाई हम लोग इसका पालन करेंगे। अब देखो भाई, मैं आपको बताता हूं, अगर पाकिस्तान शिमला समझौते से हट जाता है तो हट जाओ भाई, हम भी POK में घुस करके फिर आतंकवादी समूहों पर कार्रवाई करेंगे, POK में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हम भी शिमला समझौते से बंधे हुए हैं और हम LOC का सम्मान कर रहे हैं शिमला समझौते के अंतर्गत। जब तुम हटोगे ही, तुमने शिमला समझौते को तोड़ ही दिया तो हम हमारे लिए तो और फ्री हो जाएगा। हम तो POK में जाएंगे और POK में अपनी एक्टिविटी को फिर चलाना शुरू करेंगे और फिर POK को वापस इंडिया का हिस्सा बनाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर का नामो निशान जो है, हम इस जो विश्व में चलता है कि पाक अधिकृत कश्मीर, उसे हम एकदम से हटा देंगे। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रों की वापसी और युद्धबंदियों का आदान प्रदान। देखिए, कहा जाता है ना क्या कि भारत ने युद्ध में कब्जाए गए पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्रों को वापस करने और 90,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमति जताई। ठीक है, बदले में जैसे हमने क्या कहा भाई, हमने पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। तो हमने क्या कहा कि हम इसको रिलीज करेंगे और आपके जीते गए क्षेत्र को दे देंगे। बदले में आपको क्या करना होगा भाई, बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी होगी। अब सोचिए कितनी बड़ी बात थी। बदले में पाकिस्तान ने किसको मान्यता दी, बांग्लादेश को मान्यता दी। ये सबसे बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय थी। ठीक है, शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई थी, हालांकि ये कभी हुआ नहीं। भारत ने हमेशा पालन किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इसका अनादर किया। ठीक है, साथ ही साथ परमाणु स्थिरता की बात की गई कि भाई समझौते ने परमाणु वृद्धि के जोखिम को कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा क्या कि हम लोग परमाणु स्थिरता की नीति का पालन करेंगे। अब भाई शिमला समझौते का असर क्या हुआ, सबसे बड़ी बात है शिमला समझौते का अगर असर की हम बात करते हैं तो शिमला समझौते ने कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच से हटाकर द्विपक्षीय स्तर पर ले आए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिमला समझौते की मतलब कश्मीर इशू की बात हो रही थी, वह बायलैटरल इशू बनकर के रह गया। इससे भारत ने यह सुनिश्चित किया कि कश्मीर पर कोई तीसरा पक्ष, UN या कोई अन्य देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझौते ने तत्काल सैन्य तनाव को कम करने और दक्षिण एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने में योगदान दिया। युद्ध विराम व्यवस्था और नियंत्रण रेखा की स्थापना ने अनियोजित सैन्य वृद्धि को रोका। चूंकि युद्ध विराम हो गया तो अनियोजित अनप्लान्ड जो मिलिट्री हम लोग एक्सटेंशन कर रहे थे उसको रोकने की घोषणा कर दी गई। और क्या हुआ भाई, 1971 के युद्ध और शिमला समझौते ने भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। रीजनल पावर के तौर पर भारत स्थापित हुआ ना। इंदिरा गांधी के दृढ़ नेतृत्व ने भारत को वैश्विक मंच पर एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में उभारा। पाकिस्तान ने अपने युद्धबंदियों और क्षेत्रों की वापसी हासिल की, लेकिन वह कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में असफल रहा। जो पाकिस्तान कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू बनाना चाहता था उसमें वह असफल रहा, क्योंकि हमने उससे समझौता करवाया कि भाई तुम इस पर साइन करो कि दोनों के बीच जो भी विवादित मुद्दे हैं उसका समाधान केवल कैसे होगा, तो द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात है भाई, पाकिस्तान के शिमला समझौते से पीछे हटने का परिणाम क्या होगा। सबसे बड़ा परिणाम यह होगा कि कश्मीर पर जो इंटरनेशनल प्रेशर है उस इंटरनेशनल प्रेशर से मुक्ति मिल जाएगी। शिमला समझौता कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनाए रखने का आधार है। ठीक है, यदि पाकिस्तान इसे रद्द करता है तो भारत यह तर्क देगा ना कि देखो भाई हम तो बायलैटरल इशू की बात कर रहे थे, पाकिस्तान इससे पीछे हट गया। बात समझ रहे हो?
तो कश्मीर पर अपनी नीति को और मजबूत करने की स्वतंत्रता हमको मिलेगी। भारत साफ तौर पर दावा यह करेगा कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, ठीक है, और वह बिना किसी बाहरी दबाव के इस पर निर्णय ले सकता है। तो तुमको हटना है, हटो, हम भी चाह रहे हैं कि तुम हट ही जाओ, उसके बाद हम लोग जो है अपना एक्शन लेंगे। बात समझ रहे हैं? दूसरी तौर पर कूटनीतिक अलगाव, अगर पाकिस्तान इस मुद्दे से हटता है, शिमला समझौते से हटता है, देखिए आप अगर किसी देश के साथ में कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं और अचानक से किसी कारण से उस देश के साथ उस एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी साख जो होगी, आपकी क्रेडिट जो होगी वो कमजोर पड़ जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तरह का समझिए आपको कूटनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा और आपकी विश्वसनीयता कमजोर हो जाएगी। समझ रहे? वैश्विक समुदाय जो है इसे गैर जिम्मेदार कदम के रूप में देखेगा, क्योंकि एक सीधी सी बात है, हमने जो आज के डेट में एक्शन लिया है, वो एक्शन क्यों लिया? हमने एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है। पहले बात समझिएगा। और उस आतंकवादी हमले में किसका हाथ है भाई? पाकिस्तान का हाथ है। अगर पाकिस्तान की सरकार संवेदना व्यक्त करती, अगर पाकिस्तान की सरकार यह वादा करती कि हम इस हमले में, पहलगाम हमले में जो आतंकवादी संलिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर पाकिस्तान की सरकार ऐसी बातों को करती तो शायद भारत को इतने कठोर कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पाकिस्तान जो बात बना रहा है, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार जो है राज्य प्रायोजित आतंकवाद को प्रमोट कर रही है। तो हमारे द्वारा लिया गया जो एक्शन है वो उस टेरर अटैक का रिएक्शन है। लेकिन पाकिस्तान जो एक्शन ले रहा है, पाकिस्तान अगर इस समझौते से हटेगा तो उसे बेनकाब करने का हमारे पास एक सीधा सा आ जाएगा कि नहीं मौका, कि ये आतंकवाद को प्रमोट करता है, और जब हम आतंकवाद पर जवाबी कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान अपने बायलैटरल जो ट्रीटीज हैं उस बायलैटरल ट्रीटीज से भी दूर हट जाता है। यानी पाकिस्तान एक आतंकवाद परस्त राष्ट्र है, वो आतंकवाद को प्रमोट करता है, इसलिए इस पर कई तरह के सैंक्शंस लगाने चाहिए। सैन्य और रणनीतिक स्वतंत्रता है ना, शिमला समझौते ने नियंत्रण रेखा को एक अस्थायी सीमा के रूप में मान्यता दी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, अगर पाकिस्तान शिमला समझौते से हटता है तो इसका मतलब पाकिस्तान ने पहले शिमला समझौते के कानून को ब्रेक कर दिया। तो अब हम भी फ्री होकर के क्या कर पाएंगे, एलओसी को क्रॉस करके पीओके में कार्रवाई कर सकते हैं। तो भैया तुमको हटना है, हटो। चीन के साथ संबंधों पर प्रभाव, अभी क्या है भाई, शिमला समझौता रद्द होने से भारत को जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उस पर भी एक तरह से समझिए अपनी बातों को रखने के लिए प्रखर रूप से भारत अपनी बात रख सकता है, अपनी चिंताओं को रख सकता है। जैसे पाकिस्तान क्या किया है, तो चाइना जो चीन ने क्या किया है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से अपने रीजन तक जो है, अपने क्षेत्र तक एक रोड वगैरह, पोर्ट वगैरह डेवलप करते हुए अपनी वस्तुओं की आवाजाही के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है। भारत के, जबकि देखिए ये एरिया कहां से जाता है, पीओके से होकर जाता है। समझ रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के जाता है, क्षेत्र है किसका, हमारा है। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा शिमला समझौता, तो शिमला समझौता ब्रेक होने के बाद में हम उस पर जो है अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप समझिएगा। अब देखिए जरा, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है वह अगस्त 1947 से स्टार्ट, जब दोनों के बीच में सीधा सा समझिए अब पार्टीशन हुआ, उसी के बाद आप देख सकते हैं अक्टूबर 1947 में कश्मीर समस्या के रूप में आ जाता है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अब हमारे पास जो है 2025 में भी ये देखने को मिला है। अब एक बड़ा दक्ष प्रश्न है, क्या भारत ने ये जवाबी कार्रवाई पहली बार उठाई है? क्या हमने जो सिंधु जल समझौता को सस्पेंड करने की घोषणा की है पहली बार की है? तो जी नहीं। इससे पहले भी पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो सिंधु जल समझौते को हमने सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, इस बार भी हमने वही डिसीजंस लिए हैं। ठीक, और आज शाम में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सारे दल के नेता जो है रहेंगे, लीडर्स रहेंगे, मौजूद रहेंगे, और उसमें जो है भारत सरकार द्वारा आने वाले समय में कौन से निर्णय लिए जाएंगे इस पर बातचीत होगी। हालांकि तमाम पक्ष और विपक्ष जो है भारत सरकार को अपना समर्थन दे रही है, और साफ तौर पर पक्ष और विपक्ष के द्वारा भारत में यह कहा जा रहा है, कोई भी पार्टियां हो, उन्होंने साफ तौर पर भारत सरकार को कहा है कि आप आगे बढ़िए, आप जो एक्शन लेंगे आपके हम साथ हैं, लेकिन ऐसे आतंकी कृत्यों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है,
तो यही आपके लिए थोड़ा सा न्यूज था कि पाकिस्तान कौन से जवाबी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इसकी हमने बात की है। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ भी नया अपडेट आता है तो हम लोग उस अपडेट के साथ बने रहेंगे, लेकिन इस तथ्य के साथ में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे कि भारत सरकार कभी भी आतंकवादी कृत्यों पर जो है बर्दाश्त नहीं करेगी और जीरो टॉलरेंस की नीति का हम पालन करते हुए सभी आतंकवादी समूहों का विनाश करेंगे। इसी नीति के साथ भारत सरकार आगे बढ़ रही है और भारत की तमाम पक्ष और विपक्ष की पार्टियां जो हैं भारत सरकार के समर्थन में हैं। भारत की आवाम, भारत के नागरिक, भारत के हर एक समुदाय, हर एक वर्ग जो है भारत सरकार में अपना अटूट विश्वास रखे हुए हैं और इसी विश्वास के साथ में हम लोग फिर से किसी जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो नए वीडियो के साथ मौजूद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।